मंद होता है जहाँ पे डायबिटिक के पेशेंट आज के दिन में दिखेगा ही, शहर में हो गांव में हो। सो डायबिटिक की जो केसेस हैं इस इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर रोज इसकी तादाद बढ़ रही है। और डायबिटीज सिर्फ शुगर ज्यादा होने का बीमारी नहीं है। हालांकि मेडिकल साइंस डायबिटीज को डिजीज नहीं, एक सिम्टम कहती है जहाँ पे आपके ब्लड शुगर बढ़ जाती है। और ब्लड शुगर आपको बहुत सारे कंडीशन में भी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाता है। लेकिन परसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक अगर ये बढ़ता रहे तो इसको डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज सिर्फ एलिवेटेड ब्लड शुगर नहीं है, बल्कि लंबे टाइम में जब आपका ब्लड शुगर हमेशा ज्यादा रहने लगता है और ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी में 1 लाख किलोमीटर की ब्लड वेसल से गुजरती रहती है, तो सारे ब्लड वेसल्स, सारे ऑर्गन्स पे इसका असर होता है कि शुगर ज्यादा होने के कारण ब्लड का कंसिस्टेंसी, थिकनेस और बहुत सारे प्रॉपर्टीज में चेंजेस आती है। जिनको डायबिटीज होता है 3-4 सालों के बाद उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं जो बहुत खतरनाक है। सो शुगर ज्यादा होने से आपकी डेथ नहीं हो सकती। 150-200 की नॉर्मल शुगर की जगह 300 भी हो तो यू कैन लिव ए लाइफ। बट अक्सर डायबिटीज के केसेस में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इस तरह के खतरनाक दूसरे बीमारियों को हमने देखा है जिसके कारण लोगों की डेथ होती है। सो डायबिटीज को आप डायबिटीज बॉम्ब कह सकते हो क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम को भी शुरू करती है। डायबिटीज के बारे में जानने से पहले एक चीज हमें यह समझना होगा कि इंडियन में डायबिटीज सबसे ज्यादा है। लगभग 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। अनदर आप कह सकते हैं कि 30 मिलियन, 30-40 मिलियन, 30-40 करोड़ लोगों को प्री डायबिटिक स्टेज या फिर टू बी डिटेक्टेड एंड अनाउंस्ड ऐसे स्टेज में है जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं किया। डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है हमारा लाइफस्टाइल। दूसरा कारण है हमारे फूड हैबिट्स। तीसरा कारण है हमारा जेनेटिक फैक्टर। लाइफस्टाइल में आप देखो, हमारी लाइफ से फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है लेकिन फूड इनटेक कम नहीं हुआ। बहुत कम लोग हैं जो आज के टाइम में फिजिकल एक्टिविटीज करते होंगे। पहले मैनुअली ड्राइवन रिक्शास होती थी जो लोग पैदल, पैरों से पैडल करके चलाते थे। आजकल वो भी बैटरी का हो गया। आप खुद अपने लिए एक बार एनालिसिस कर सकते हैं कि आप एवरेज में एक दिन में कितने फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे। सो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से फिजिकल एक्टिविटी गायब हो गई है। नंबर 2, हमारी फूड हैबिट सही नहीं है। हम औसतन रोजाना 20-25% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं जो डायरेक्ट डायबिटीज के साथ कनेक्टेड है, और 10-15% प्रोटीन रोजाना कम लेते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, इंसुलिन चाहिए। और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा इंसुलिन नहीं बनता है, इंसुलिन की लिमिटेड प्रोडक्शन होती है। सो अनयूटिलाइज्ड ब्लड ग्लूकोज रह जाती है। इन द लॉन्ग रन यही डायबिटीज का कारण बनता है। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर। हम इंडियंस में एक ऐसा थ्रिप्टी जीन है जिसके कारण हमारे एब्डोमेन में फैट ज्यादा डिपॉजिट होती है, जिसके कारण हमारी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, जिसके कारण हमें डायबिटीज जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। और अगर हमारे देश में पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज होने का चांस वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा है। सो डायबिटीज एक बहुत मेजर कंसर्न है, और हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज वाले इंसान एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। कुछ सालों के बाद उनके बॉडीज में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर आ ही जाते हैं। सो दो इट्स मैनेजेबल, दो इट्स कंट्रोल्ड, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अक्सर हमें दिखती हैं। डायबिटीज इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, उसमें से डायबिटीज एक सबसे मेजर ज्यादा पाने वाली बीमारी है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है जो बॉडी का नॉर्मल एनर्जी को यूज करने का प्रोसेस है। आपने खाना खाया, बॉडी में एनर्जी बनी, अपने एनर्जी की यूज किया, रह गई एनर्जी बॉडी में स्टोर होगा। ये जो नॉर्मल प्रोसेस है, ये प्रोसेस जब गड़बड़ होता है उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, एनर्जी ज्यादा बर्न नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी आपका स्टोर हो रहा है।
तो जब भी एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी यूटिलाइजेशन और एनर्जी स्टोरेज के किसी भी प्रोसेस में गड़बड़ी आती है, हम उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, जो किसी हार्मोन, विटामिन, मिनरल्स, ऑर्गन की कमी या ज्यादा के कारण भी हो सकता है। हमारे बॉडी में तीन चार न्यूट्रिशंस आती हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाटर, एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों की यूटिलाइजेशन में जब गड़बड़ी होती है, मेनली इन्हीं के कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है। डायबिटीज सबसे कॉमन और लीडिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें तीन मेजर डायबिटीज के टाइप्स है: टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल्स में। ओबिसिटी, मोटापा। हाइपरलिपिडीमिया, बॉडी में लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होना, जो बैड फैट है वो ज्यादा होना, गुड फैट कम होना। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड हॉर्मोन्स कम बनना या ज्यादा बनना। डायबिटीज को बहुत अगर आसान भाषा में समझे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं: हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, राइस, रोटी, पास्ता, नूडल्स, ब्रेड, शुगर, फ्रूट्स में मिलने वाली मीठी चीजें, जो भी मीठा चीज कार्बोहाइड्रेट जैसे चीजों का हम खाते हैं, वो बॉडी में जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये हमारा एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स है। और ये ग्लूकोज आपके सेल्स तक पहुंचेंगे। सेल्स इस ग्लूकोज का यूटिलाइज करके एटीपी यानी एनर्जी बनाएगी। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। अब ये ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसने के लिए एक स्पेशल डोर से घुसना होता है, और वो डोर हमेशा लॉक रहता है। सो ग्लूकोज आसानी से सेल के अंदर नहीं घुस सकता अपने आप। इंसुलिन आके वो गेट खोलेगा तो इंसुलिन ग्लूकोज अंदर जाएगा। जैसे हमारे खाना अनलिमिटेड है, हम जितना चाहे खाना खा सकते हैं। तो जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं तब इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू होती है एक सिग्नलिंग के माध्यम से। और इंसुलिन की प्रोडक्शन लिमिटेड है। मैंने कहा हम 15-20%, 25% कार्बोहाइड्रेट रोजाना ज्यादा लेते हैं, लेकिन इंसुलिन इतना ज्यादा नहीं बनता, वो लिमिटेड अमाउंट में ही बनेगा। तो हर रोज हमारे पास अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज रह जाती है, जो ब्लड में रहेगा क्योंकि सेल के अंदर घुस नहीं पाए। जब तक वो सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये बॉडी में दूसरे फॉर्म में आसानी से यूटिलाइज नहीं होगी। जब बॉडी के सारे ग्लूकोज खत्म होंगे तब बॉडी अपने स्टोर ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है। लेकिन जब पहले से ब्लड में रह जाएगा तो बॉडी दूसरे ग्लूकोज की यूज नहीं कर पाएंगे, बल्कि कोई भी दूसरे ग्लूकोज को अपने सेल के अंदर ले भी नहीं पाएगा क्योंकि इंसुलिन कम है। सो ये जो ग्लूकोज ब्लड में रह जाता है वो है अनयूटिलाइज्ड ब्लड शुगर। आमतौर पे ये खाली पेट में 100 mg/dl या फिर उसके नीचे होना चाहिए। भर पेट में 180 या फिर 200 mg/dl, या फिर रैंडमली आप करो 160 mg/dl होना चाहिए। लेकिन जब इंसुलिन कम बनेगी तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा पाई जाएगी। दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। ये तीन तरह का होता है: टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल। टाइप 1 कम उम्र के बच्चे को होता है जहाँ पे आपका बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं सकती। इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहा जाता है। इसका एक ही इलाज है, उसको रेडीमेड इंसुलिन की इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट बैड। इंसुलिन का इंजेक्शन या फिर इंसुलिन लेना बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसी की कमी के कारण डायबिटीज होती है, एंड इट्स अ रेडीमेड थिंग वी आर गिविंग टू द बॉडी। टाइप 2 है जिसमें टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट, यानी इंसुलिन आपकी बॉडी बना सकती है लेकिन कम बनाती है या कमजोर बनाती है, या फिर जो इंसुलिन से ग्लूकोज का गेट खुल जाता है वो गेट में प्रॉब्लम हो। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती। टाइप 2 ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन को होती है जिनका उम्र ज्यादा है, 30-40 के आसपास में होता है। टाइप 1 सिर्फ 5% लोगों को होता है, कम उम्र के बच्चों को। एक और डायबिटीज है जिसको कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज होती है। कंसीव की हुई लेडी को, प्रेग्नेंट महिला को, उसको कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज आमतौर पे डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है, बट सम टाइम ये बच्चों में, जो प्रेगनेंसी जो बच्चा आपने कैरी किया उसमें टाइप 1 के हिसाब से हो सकता है, या फिर मदर को टाइप 2 के हिसाब से रह सकता है। डायबिटीज के जो कॉमन रीजन है मैंने आपको थोड़ा सा बताया।
ग्लूकोज हम ज्यादा लेते हैं, लाइफस्टाइल हमारा खराब है, फूड हैबिट हमारा अच्छा नहीं, जेनेटिक फैक्टर्स। अब जब आपके बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा ग्लूकोज वाला ब्लड, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो ब्लड का पीएच, उसका कंसिस्टेंसी, उसका थिकनेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका आयनिक प्रॉपर्टीज सब कुछ बदल जाएगा, जिससे बॉडी को नुकसान होती है। बहुत पतले पतले कैपिलरीज होते हैं हमारे बॉडी में, जहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा होने के कारण उस प्रेशर, ब्लड की प्रेशर ज्यादा होती है, और छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं, माइक्रो कैपिलरीज, वो फट सकते हैं। सो लॉन्ग टाइम तक जब आप डायबिटीज के कंडीशन में रहते हैं, आपकी आइस, आपके ब्रेन, आपकी किडनी, आपके हार्ट, आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन नहीं बनता, ये ऑटोइम्यून है बेसिकली, इसमें इंसुलिन नहीं बनती। ऑटोइम्यून का मतलब है आपके इम्यून सिस्टम ने आपके बीटा सेल्स, पैंक्रियास के बीटा सेल्स पे हमला करके उसको डैमेज कर दिया, जो आपके लिए इंसुलिन बनाती है। टाइप 2 इंसुलिन कम बनती है, गेट में गड़बड़ है, और जेस्टेशनल प्रेगनेंसी के दौरान होती है। एक फोटो देखते हैं पहले, ये हमारा पैंक्रियास है। पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी। जब हमने खाना चबाना शुरू किया तो ब्रेन ने पैंक्रियास को सिग्नल भेजा कि ये खाना खा रहा है, इसके लिए इंसुलिन बनाओ। सो इंसुलिन बनाया, इंसुलिन ब्लड में चला गया। ब्लड में जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो है इंसुलिन, जो रेड कलर के डॉट्स है वो है रेड ब्लड सेल, और जो येलो कलर के डॉट्स हैं वो है ग्लूकोज। अब ये छोटा सा गेट है, जो ब्लू कलर के दो लाइन है वो ग्लूकोज का गेट है। इंसुलिन एक चाबी खोलेगा, जिससे एक गेट खोलेगा, इसको कहते हैं ग्लूकोज चैनल, और ग्लूकोज सेल के अंदर घुसेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। यानी अगर इंसुलिन कम है तो गेट नहीं खुलेगा, इंसुलिन के रिसेप्टर अगर गड़बड़ है तब भी गेट नहीं खुलेगा, और जो ग्लूकोज चैनल है, जो डोर है, उसमें भी गड़बड़ हो तो भी गेट नहीं खुलेगा। इंसुलिन हमारे लिवर के पास एक छोटा सा ऑर्गन मिलता है जिसका नाम है पैंक्रियास। उसमें कुछ बीटा सेल्स होते हैं, कुछ अल्फा सेल्स होते हैं एक जगह पे, जिसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो बीटा सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन बनाती हैं, और अल्फा सेल्स इसका विपरीत करने के लिए ग्लूकागोन बनाती हैं। सो वहां से दो हॉर्मोन्स बनती हैं। जनरली बीटा सेल्स कमजोर होता है तो डायबिटीज होता है, या फिर वो काम नहीं कर रहा है, ये कॉमन कॉमन कारण है। सो इंसुलिन आपकी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, ब्लड में इसके मात्रा को कम करती है, और बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मदद करती है। एक फोटो है, इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक साइकिल है, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, आप वहां पे बर्गर देख सकते हो। हालांकि इट्स नॉट ए हेल्दी फूड, बट ये फोटो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बनाया है। बट आज के टाइम में हम ज्यादातर लोग इसी तरह के जंक फूड से लेते हैं। सो हमने एक अच्छा कार्ब मिल लिया, जिसके चलते चलते हमारे पैंक्रियास ने इंसुलिन बनाना शुरू किया। अब कार्बोहाइड्रेट हमने बहुत ज्यादा लिया, इंसुलिन लिमिटेड बना, तो ऐसे में इंसुलिन काम नहीं करेगा, इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो जाएगा। हमने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया, इंसुलिन हमारा प्रोडक्शन कम हुआ। अब 100 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं, और आपके इंसुलिन है 50। सो इंसुलिन को समझ में नहीं आता कौन सा ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाना है, और इस कारण वो थोड़ा सा, उसका सेंसिटिविटी कम हो जाता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसके कारण बॉडी को पता चला कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो बॉडी को लगा कि इंसुलिन कम है, तो बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाने का सिग्नल भेजती है। लेकिन अल्टीमेटली ये इंसुलिन यूटिलाइज नहीं होती, ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। जो ग्लूकोज आपका एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो बॉडी फैट के माध्यम से एब्जॉर्ब करती है, या फिर स्टोर करती है, क्योंकि ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना था, सेल में यूज होता, और आपको एनर्जी मिलता। जब सेल के अंदर पहुंचा नहीं, ब्लड में रह गया, तो बॉडी को लगता है कि ये एक्सेस ग्लूकोज है, तो बॉडी इसको पहले तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन, लिवर में, मसल में। अगर वो जगह भर गया तब इसको फैट के माध्यम में स्टोर करेगा, एडिपोज टिश्यूज में। लेकिन इतना ज्यादा ग्लूकोज हर रोज हमारे बॉडी में आते हैं कि उसके पास अब जगह नहीं बचता स्टोर करने का, और ये फैल जाता है। स्किन के नीचे का फैट अपने दायरे से बाहर फैलने लगता है, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। बॉडी को लगता है ये घुसपैठ है, फैट अपने बाउंड्री से बाहर आएगा,
तो आसपास के सेल्स टिश्यूज को लगेगा ये फॉरेन पार्टिकल हैं, तो बॉडी इस पर हमला करेगा। दिस इज इन्फ्लेमेशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। हम इसको ऑटोइम्यून तो नहीं, इसको प्योर इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन, जिससे हमें डायबिटीज होती है। बॉडी का सेल रिस्पॉन्ड नहीं करता, पैंक्रियास को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर होता है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है। ये जो दो फोटोज आपने देखा होगा, ये दोनों फोटो से हमारे लिए अच्छा नहीं है। जंक फूड, फास्ट फूड, जिससे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लॉन्ग टाइम में ये हमें डायबिटीज करती है। आप एग्जाम्पल कंसिडर करो, मैंने देखा है लोगों को, आज के टाइम में हम जितना राइस खाते हैं, गांव में जो मजदूर लोग होते हैं, जो पहले होते थे, जो दिन भर मेहनत करता था, उससे ज्यादा राइस खाते थे, फिर भी उनको डायबिटीज नहीं होता था, क्योंकि वो अपना पूरा एनर्जी को यूटिलाइज करता था। आज हम राइस भले कम खाएं, लेकिन बाकी जितने भी फूड सोर्सेस है सब में कार्बोहाइड्रेट भरे हैं। ये जो दोनों फोटोज है, दोनों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। बर्गर, केक, चॉकलेट, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, इन सब में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भर भर के डाला गया है। तो हमारे बॉडी की एनर्जी बर्निंग कम है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा है। हम मीठी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, प्रोसेस चीजें हम ज्यादा लेते हैं, तो इसके कारण बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज रह जाता है, जिसके कारण इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यानी पहले थोड़ा सा ग्लूकोज आने से इंसुलिन होशियार हो जाता, तो वो अपना काम शुरू करता, इसका रिस्पॉन्स ज्यादा होता था। आजकल इंसुलिन रिस्पॉन्स ही नहीं करता। आने दो ग्लूकोज को, हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि 10 इंसुलिन मिलके 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैसे सेल के अंदर पहुंचाएगा। सो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई है, जिसके कारण ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा रहने लगा है। इसका एक कारण हमारा हॉर्मोन्स और स्ट्रेस भी है। आज के टाइम में हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है, और स्ट्रेस होने से ब्रेन सारे हार्मोन के प्रोडक्शन को जहाँ पे रेगुलेट करता था, वो पूरा प्रोसेस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हार्मोन हमारा इम्बैलेंस हो गया, बॉडी फेट बढ़ गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, हम ज्यादा फाइबर रिच फूड नहीं लेते, हम ज्यादा शुगर रिच फूड लेते हैं, स्लीप डिस्टरबेंसेस, ये सारे कारण है कि हमें डायबिटीज होता है। अब इसका सॉल्यूशन वन पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है कि हमें पहला काम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा, और उसमें पहला चीज है, आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही खाना खाएं। खाना पेट भरने के लिए ना खाएं, न्यूट्रिशन के लिए खाएं। अगर आपको लगता है, ऐसा हो सकता है कि आज के दिन आपका बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप उस दिन राइस कार्बोहाइड्रेट मत लो, आप सब्जी, सलाद और प्रोटीन ले लो। दैट्स पॉसिबल। या फिर आप फास्टिंग भी कर सकते हैं। इन लाइटर नोट में एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हम लोग मलेशिया ट्रिप में थे, तो मुझे याद है हम लोग फास्टिंग में भी थे, रमजान में थे। तो जितने भी डिनर या चेहरे मैंने किया होगा, मैंने एक या दो बार ही कार्बोहाइड्रेट लिए होंगे, बाकी मैंने सारे प्रोटीन्स और फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल से लिए होंगे, क्योंकि उस ट्रिप के दौरान हमारा ज्यादा एनर्जी बर्न नहीं हुआ। हम बैठे रहे, घूमते रहे, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हुआ। तो ये हिसाब हमें अभी करना आना चाहिए। हमें जितनी जरूरत है उतना खाना खाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, एक सैटाइटी और हंगर जो बैलेंस है, आपको भूख लगेगा, खाना खाना पड़ेगा। सो पेट को भरने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सहारा ना लें, बल्कि आप प्रोटीन का सहारा लें, फ्रूट्स का सहारा लें, वेजिटेबल का सहारा लें, सलाद का सहारा लें, फाइबर का सहारा लें, बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। और बहुत बार आप अपने भूख को थोड़ा सा, जैसे आपको पता है कि एनर्जी की जरूरत नहीं है लेकिन भूख लग रही है, ऐसे में फिटनेस वन आपको हेल्प कर सकता है। सो हंगर एंड सटाइटी को बैलेंस करना और जरूरत के हिसाब से खाना आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जरूरी है तो खाए, नहीं है तो ना खाए। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो एक शेड्यूल है हमारा, उसको तोड़ना पड़ेगा। ओनली बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खाना खाएं। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 30 मिनट पर डे, ऐसा करके 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करें। बट मुझे लगता है कि मेक ए हैबिट ऑफ एवरी डे, सुबह शाम 15-15 मिनट का फैमिली वॉक करें।
इससे फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली टाइमिंग भी आपका स्पेंड होगा, और आपका एक आदत बनेगा and बच्चे भी कम उम्र से सीखेंगे। खाने में एक ऑप्टिमम गैप रखें, ना ज्यादा ना कम, 3 से 4 घंटे का गैप। और बहुत बार ऐसा होता है कि खाने में गैप आपका ज्यादा हो रहा है, तो हम बीच में कुछ भी ले लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। एक बर्गर, एक मीठा चीज, स्नैक्स, चाय वगैरह ले लिया। तो एक स्किप मील को रिप्लेस करने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ना करें। कीप इट वेरी हेल्दी, फ्रूटी एंड वेजी चीजेस को रखें। सो आज के टाइम में हमें टेस्ट के हिसाब से फूड को प्रायोरिटी पे नहीं रखना, बल्कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से। खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लेट मी चेक आई कैन ड्रॉ। क्या आपको ये ड्राइंग दिख रहा है स्क्रीन में, एक सर्कल? अगर दिख रहा है तो कोई थम्स अप करना, या फिर आप यस लिखना। मैंने एक सर्कल बनाया, सबको दिखा? ओके। ये आपका फूड की प्लेट है। अब पहले इसको दो हिस्सों में बांटे। जो लेफ्ट का 50% है, इसमें साग सब्जी, सिर्फ वेज और फ्रूट्स होंगे। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं होगा। वेज, फ्रूट, सलाद। 50%। दूसरा जो 50% है, उसको दो हिस्से में बांटे। पहला 20% में, 25% में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड 25% में हेल्दी प्रोटीन। ये आपका फूड प्लेट का साइज होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हमारे प्लेट में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी सब कुछ फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, नॉन वेजिटेरियन 20% में आता है। यही कारण है। और इस प्लेट के हिसाब से हमने एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया, जो हम यूज नहीं करेंगे। तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है, विटामिन कम है, मिनरल्स कम है, फाइबर्स कम है, प्रोबायोटिक्स कम है। सो जो हमारा प्लेट का साइज है ना, इट्स ए वेरी अनहेल्दी साइज। ये जो अभी आपके स्क्रीन में मैंने बनाया है, प्लीज ट्राई कि इस प्लेट को हम लेना शुरू करें। कार्बोहाइड्रेट शुड बी 25% ओनली। आप ये मत सोचिए कि पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए आप वेजिटेबल्स ले, फ्रूट्स ले, सलाद ले, ग्रीन ले, दाल ले, नॉनवेज ले, प्रोटीन्स ले। 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, और कुछ एक्सरसाइज, एक्टिविटी, फैमिली बॉन्डिंग, जिससे आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम हो। डाइट मॉडिफिकेशन, फाइबर वाला खाना ज्यादा ज्यादा ले। हमें कार्बोहाइड्रेट दो तरह का मिलता है। एक पॉलिश्ड, जैसे चावल हम लेते होंगे, वो पॉलिश सफेद चावल। जो एक्चुअल चावल खेत से आता है वो सफेद नहीं होता है, वो ब्राउन होता है, डार्क कलर का होता है, गोल्डन होता है, रेड होता है, ब्लैक भी होता है। तो उसके ऊपर का जो कलर है वो राइसिन है, राइस ब्रैन है। उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। तो अनपॉलिश्ड कार्बोहाइड्रेट ले। अनपॉलिश्ड कार्बोहाइड्रेट इज नॉट व्हाइट इन कलर। गेहूं भी ऐसा है, पॉलिश्ड गेहूं से, आप गेहूं से आटा बनता है। आजकल तो ग्लूटेन को हटाने के चक्कर में पॉलिश करके उसका आटा बनाता है, फिर उसको मैदा में कन्वर्ट करता है। सो ऐसे चीजों को अवॉइड करें। कलर वाला चीजों को ले, व्हाइट वाला ना ले, ब्राउन, रेड, सफेद रंग का आटा ना ले, बल्कि थोड़ा सा रेडिश वाला आटा का इस्तेमाल करें। होल होल ग्रेन आप ले। जितने भी चीजों को आप छिलके के साथ, कवर के साथ खा सकते हो, सब कुछ आप छिलके और कवर के साथ खाएं। चाहे दाल हो, सब्जी हो, ग्रेन हो। इससे आपके बॉडी को फाइबर मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कम हो जाएगी। जो चीज नेचुरली जिस वक्त में उगता है, आप उसको उसी वक्त में लें। अगर पूरे साल हम आम खाने लगे तो हमारा ब्लड शुगर वैसे भी बढ़ेगा। अगर पूरे साल हम कोई भी मीठी फल को लेने लगे, हमारा ब्लड शुगर वैसे भी बढ़ेगा। और आजकल जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हर सब्जी को हर साल उगाया जाता है, हर महीने उगाया जाता है। दिस इज नॉट गुड। लेकिन आप अपने हिसाब से, हमें पता है कि सर्दियों में कौन सा सब्जी और फल उगता है, गर्मियों में कौन सा उगता है, उसी हिसाब से जो चीज जिस सीजन में उगती है, आप उसी सीजन वाले चीज को ही खाएं। ऑफ सीजन की चीजों को ना खाएं। प्रोबायोटिक्स को हमेशा अपने खाने में ऐड करें। कुछ खाने में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे ड्रिंक्स एंड जूसेस। जो जूस मार्केट में बॉटल में बंद होके आती है, वो कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसमें पानी होता है, चीनी होता है, करीब 30-40% चीनी और पानी का एक सिरप होता है। उसमें 15-20% फ्रूट का जूस डाला जाता है, और हमें लगता है ये फ्रूट जूस है।
जो प्योर फ्रूट जूस है, आपको बॉटल्स में कहीं नहीं मिलेंगे। आपको उसको फ्रेश जूस वाले शॉप में जाके पीना पड़ेगा। तो आप कोई भी बॉटल, कोई भी कैन, कोई भी ब्रिवरेज बाहर से ना पिए, बल्कि घर में पिए। उसमें आप कम से कम शुगर डालें। तो इस तरह का जो ड्रिंक्स होते हैं जिसमें शुगर ज्यादा डाला जाता है, इसको बोलते हैं हाई जीआई फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी इसमें ग्लूकोज ज्यादा है, जिसको लेने से आपके बॉडी में तुरंत ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। ऐसे चीजों को अवॉइड करें। चाय आप कोशिश करें बिना चीनी का पिए, कॉफी भी विदाउट शुगर, और कोई भी बॉटल जूसेस को अवॉइड ही करें। इस इन सारे हेल्दी हैबिट्स के साथ कुछ अच्छे प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें पहला प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट से पहले डायबिटीज के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज के लोगों को थोड़ा बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा दुखी रहते हैं। इसका कारण ये है, एक ही घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हेल्दी हैं, एक पर्सन को डायबिटीज है। एक ही डाइनिंग टेबल पे सारे लोग एक जैसा खाना खाते हैं, और डायबिटीज के पर्सन को अलग खाना दिया जाता है। आप मिठाई खाते हैं, उनको नहीं दिया जाता। इससे लॉन्ग टाइम में उनको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, एक तरह का डिप्रेशन होता है। जो खाना हम खाते हैं, डायबिटीज वाला पर्सन भी वही खाना खा सकता है। उनको सिर्फ 3 चीजों को कम करना है: मीठा, नमक और तेल। हम एक मिठाई खाएंगे, उनको एक मिठाई का 4 हिस्से का एक हिसाब दे सकते हैं। बट द बेस्ट वे जो डायबिटीज वाला पर्सन खा सकता है, वही खाना हम सब मिलके खाएं, ताकि ये बोलना ही ना पड़े कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, और उनको अच्छा लगता है। डायबिटीज की पेशेंट्स को अक्सर डिप्रेशन के शिकार होता हुआ देखा गया है। सो पहला चीज, डायबिटीज के लोगों को अलग तरह से ना देखें। वो आप ही के परिवार का हिस्सा है, उनको अलग खाना ना दें, बल्कि आप सब उनके जैसा खाना खाएं। आप उनको इनफैक्ट इंस्पायर करें कि आप भी मीठा खा सकते हैं, बट कम लेना पड़ेगा। आप भी चीनी वाला चाय ले सकते हैं, बट चीनी कम लेना पड़ेगा। तो उनको उस तरह से आप एनकरेज करें, तो वो खुद ब खुद अवॉइड करेंगे। सो पहला रूल है, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे, उनको डिप्रेशन में जाने ना दे। उनको आप मदद करें कि वो एक ही टेबल पे सबके साथ मिलके एक जैसा खाना खाएं। डायबिटीज के लोगों के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उनको हमेशा न्यूट्रिशन रिच फूड दें, सप्लीमेंट्स दें। उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा शूज या चप्पल पहन के फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि न्यूरॉन्स की सेंसेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में नर्व की सेंसेस कम होती हैं। तो नंगा पैर अगर चलेंगे, घूमेंगे, वॉक करेंगे, तो चोट लगेगी, उनको पता ही नहीं चलेगा, जिससे फिर इन्फेक्शन और गैंग्रीन भी हो सकता है। डायबिटीज के लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए रेगुलर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एक बहुत ही दुखद घटना भी घटता है डायबिटीज के लोगों के साथ, जिसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। हम इतना कंट्रोल करते हैं डायबिटीज के खाने पीने में कि उनका ब्लड शुगर गिरते गिरते इतना गिर जाता है कि उनकी डेथ भी होती है। सो घर में थोड़ा सा ग्लूकोज हमेशा हैंडी रखें। डायबिटीज के लोगों को और घर के सभी लोगों को पता चले, जब डायबिटीज के पर्सन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, थकावट, चक्कर आने लगता है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक शॉक का सिम्टम है। उनको थोड़ा सा ग्लूकोज आप मुंह में तुरंत डालें, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट है डायबिटल 1। ये बहुत अलग अलग मैकेनिज्म से डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें क्लिनिकली सर्टिफाइड न्यूट्रिशन डाला गया है, जो डायबिटीज को कम करने में मदद करता है। इसमें ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले गए हैं, जो डायबिटीज में बहुत अच्छा साबित होता है, और ये डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकते हैं। सो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए डायबिटल 1 बहुत अच्छा है। लिवर और नर्व को हेल्दी रखता है, जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको। आंखों को अच्छा रखता है। डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, मैक्रो एंड माइक्रोवास्कुलर डिजीज, नेफ्रोपैथी यानी किडनी का, और डायबिटिक फुट अल्सर। सो हर कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटल 1 आपको हेल्प करेगा। आंखों में, हार्ट में, ब्रेन्स में, नर्व में, लिवर में, इन्फेक्शन में, एटसेट्रा। ये डेली न्यूट्रिशन और वाइटलिटी और इम्यूनिटी के लिए आपका सहारा है। इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंसुलिन की एक्शन, ग्लूकोज गेट, इन सारे चीज़ों को बेहतर बनाती है। इसमें विटामिन ई, डी, के और बायोटिन, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती हैं और ग्लूकोज को ब्लड में रेगुलेट करता है। विटामिन ए, बायोटिन और टोराइन,
ये बीटा सेल से इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। B1 B6 एलानाइन और आर्जिनिन ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल और सेलेनियम ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कम करेगा और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है। जिंक और क्रोमियम फैट की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। B12 और B6 नर्व की फंक्शंस को रिपेयर करेगा, बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सो डायबिटल 1, जिनको डायबिटीज है अब हर बार खाने से पहले तुरंत ले लें, सुबह शाम। जिनके फैमिली में मदर मदर एंड फादर को डायबिटीज है आप भी लें, एटलीस्ट दिन में एक बार दो बार आप भी ले सकते हैं। जिनको कमजोरी थकावट लगता है, जिनको ब्लड शुगर बॉर्डर लेवल पे, आप भी लेना शुरू करें। सो डायबिटिक पेशेंट्स, प्री डायबिटिक पेशेंट्स, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, डायबिटीज जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, सारे लोग इसको ले सकते हैं। ओबिसिटी, क्रॉनिक स्ट्रेस आप भी ले सकते हैं। एक सपोर्टिव प्रोडक्ट है ब्रेन 1, क्योंकि डायबिटीज में पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। आपकी नर्व्स में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, टिंगलिंग्स हो सकती है, झंझनाहट हो सकती है। सो ब्रेन 1 से हार्मोनल बैलेंस भी होता है। डायबिटीज का दौरान जो एक डिप्रेशन, एंजाइटी, वो भी कम हो जाएगा। सो ब्रेन और अलर्टनेस को बढ़ाती हैं, कॉग्निटिव हेल्थ, मेमोरी पावर लिफ्ट, अपलिफ्ट योर मूड, एजिंग रिलेटेड इश्यूज को कम करना, प्रोबायोटिक है। सो एंटी स्ट्रेस, कॉग्निटिव हेल्थ, फ्री रेडिकल्स को कम करना, मेमोरी एंड लर्निंग, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, नर्व की हेल्थ, मूड रेगुलेशन। ब्रेन 1 को डायबिटीज की कोर्स में डालने का पहला पर्पस है, डायबिटीज का जो सबसे सीरियस कंसर्न है, कॉम्प्लिकेशन है, वो है हार्ट की डिजीज और ब्रेन और नर्व की डिजीज, उसको कम करेगा, उसको ठीक करने में मदद करेगा। और डायबिटीज के दौरान जो एक एंजाइटी और डिप्रेशन होता है उसको भी कम करेगा। एक और प्रोडक्ट है लिवर 1। ग्लूकोज लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है, पैंक्रियास एंड लिवर वर्क्स टुगेदर, एक्सेस ग्लूकोज को भी लिवर स्टोर करती है। सो लिवर प्लेज द वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इन डायबिटीज। तो लिवर 1 से लिवर, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, पैंक्रियास, पैंक्रियास के फंक्शन, बीटा सेल्स के फंक्शन बेहतर होंगे। ये डिटॉक्सिफायर भी हैं, लिवर के हेल्थ को अच्छा रखता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है, लिवर्स विल डू बेटर मेटाबॉलिज्म। सो लिवर 1 डायरेक्टली लिवर की हेल्थ के थ्रू से, पैंक्रियास के हेल्थ के थ्रू से और इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के थ्रू से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है। लेबोन सिरप भी इसके साथ आप ले सकते हैं अगर कम उम्र के बच्चे हैं। इसके साथ एक और बेहतरीन कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है कर्ब कट 1। कर्ब कट 1 से जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के आधा घंटा 40 मिनट के बाद हमारा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज कहते हैं। आपके खाने की क्वालिटी के हिसाब से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा खाने के बाद वाला। अगर आपने खाने से 1 घंटा पहले कर्ब कट 1 लिया होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की जो अब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगी, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा और लंबे टाइम तक धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन डायबिटल 1, उसके साथ ब्रेन 1, उसके साथ कर्ब कट 1, अश्वा 1, लिवर 1, लिवो 1, एसबीटीसी, ये सारे बेस्ट कॉम्बिनेशन में जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज, इट्स कॉम्प्लिकेशन,